अस्सलामुअलैकुम बच्चों, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। और हमारा डिस्कशन चल रहा था पर्सन्स का, और पर्सन्स में हमने एओपी को देख लिया था, कंपनी को देख लिया था, और इसको मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं। इंडिविजुअल, कंपनी और एओपी। इंडिविजुअल मींस फर्द वाहिद, और हमारे सामने है बहुत सी एग्जांपल्स। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस रन हो रहे होते हैं, कोई रेस्टोरेंट रन हो रहा है, कोई शॉप रन हो रही है। सोल प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल कैपेसिटी में, ओनर का पैसा, ओनर का बिजनेस, एंड नोबडी इज जॉइंटली रनिंग दैट बिजनेस, कोई और हिस्सेदार नहीं है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस, फॉर अस अकाउंटेंट्स। हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट भी बनाए हैं। वी नो व्हाट पार्टनरशिप बिजनेस इज, जिसमें एक से ज्यादा ओनर्स हैं, पार्टनर्स हैं। मिसाल के तौर पर, अब अगर मिसाल के तौर पर एक बिजनेस रन करना है और उसके लिए चाहिए 50 लाख, और एक बंदे के पास, मिस्त्री के पास 50 नहीं 25 है, तो मिस्त्री ने अपने दोस्त मिस्टर बी को कहा, भाई तू भी पैसे डाल ले, हम दोनों एक पार्टनरशिप फर्म स्टैब्लिश कर लेते हैं, एंड वी रन दैट बिजनेस एज अ पार्टनरशिप। ठीक है, तो मोर देन वन पर्सन आमतौर पर पार्टनरशिप बना रहे होते हैं। आमतौर पर क्या, हमेशा ही एक से ज्यादा लोग पार्टनरशिप बना रहे होते हैं। ठीक है बेटा, और पार्टनरशिप में भी एज पर लॉ एक मैक्सिमम कैपेसिटी है कि भाई इससे ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते, 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। तो जो भी कैपेसिटी है, जाहिर सी बात है, पार्टनरशिप एक लिमिटेड हद तक आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर इससे ज्यादा बड़ा सेटअप करना है, हमने कहा भाई फिर वो कंपनी का सेटअप होता है, जिसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, इस पर बात हुई थी, डिटेल में बात हुई थी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पर बात हुई थी, कंपनी पर बात हुई थी। कंपनी का मतलब क्या है? अच्छा, कंपनी की जो डेफिनेशन है, इट स्टार्ट्स विद द वर्ड मींस। इसका मतलब कंपनी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए कंपनी वही है जो कंपनी की डेफिनेशन में गिवन है। ठीक है, वही बात। चलो, और हमने कंपनी की पूरी डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, कंपनी की डेफिनेशन को हमने देखा। कंपनी की डेफिनेशन में क्या क्या कुछ है, यानी कंपनी, हर कंपनी जो कंपनीज एक्ट वाली कंपनी है वो तो है ही है, उसके अलावा बहुत सारी कंपनी जो किसी लॉ के तहत फॉर्म हुई, मुदारबा भी कंपनी है, फॉरेन कंपनी भी कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कंपनी है, एनपीओ भी कंपनी है, कोई अगर ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है वो भी कंपनी है, कोई फॉरेन एसोसिएशन अगर वो कंपनी नहीं भी है और एफबीआर कह दे कि भाई ये कंपनी है, तो वो कंपनी है। प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट कंपनी है, स्मॉल कंपनी तो है ही कंपनी। अच्छा, फिर कंपनी के बाद हमारे पास कंपनी की फर्दर बाइफरकेशन आती है, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। अच्छा, ये बात आप लोगों के जहनों में रहे कि ये जो बाइफरकेशन है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी की, ये बाइफरकेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाली बाइफरकेशन है। ठीक है, हम इसे कंपनीज एक्ट की बाइफरकेशन से कंफ्यूज ना करते। देखो, कंपनीज एक्ट के अंदर तो बहुत सारी कंपनीज, पब्लिक, for example, just for the sake of your understanding, अब अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट के तहत प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी होती है, और पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है, जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कंपनीज एक्ट की बाइफरकेशन है। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या कहता है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए फॉर income tax ordinance, only this one
is a public company plus some other conditional plus some other inclusions कह लें, ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए सिर्फ पब्लिक लिस्टेड कंपनी ही पब्लिक कंपनी है अभी के लिए। आगे हम देखेंगे कि पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में और भी क्या क्या चीजें आ जाती हैं, लेकिन एज अ मैटर ऑफ जनरल अंडरस्टैंडिंग, एज अ मैटर ऑफ जनरल प्रिंसिपल, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए सिर्फ ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी है। इसका मतलब कि सर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। अभी हम देख भी लेंगे क्राइटेरिया क्या है, ठीक होगी बात। अब उस प्राइवेट के अंदर आपके पास नॉर्मल प्राइवेट कंपनी आ जाए, एसएमसी प्राइवेट कंपनी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है हमारे लिए ये सब प्राइवेट है, पब्लिक अनलिस्टेड भी हमारे लिए प्राइवेट है। कैसे, आओ देखते हैं। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है। पब्लिक कंपनी से पहले प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ लो। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन तो बहुत ही आसान है। प्राइवेट कंपनी मीन्स का मतलब ये है कि अब प्राइवेट कंपनी वही है जिसे हम कह रहे हैं प्राइवेट कंपनी है। आप कुछ भी बोलते रहो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो कह रहा है प्राइवेट कंपनी मीन्स, इसका मतलब ये है कि भाई ये ही है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। तो जो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगी वो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। इसका मतलब जो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में आएगी सिर्फ वही पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में जाएगी, बाकी सारी की सारी किस बास्केट में गिर जाएंगी, प्राइवेट कंपनी की बास्केट। Public company means a company in which not less than 50% of the shares. अच्छा, ये वाली बात हम पढ़ते हैं, ये वाली बात भी हम पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले इस बात पर आ जाओ जिसे हमने पढ़ ली है। A company whose shares were traded on a registered stock exchange in Pakistan at any time in the tax year and which remains listed on that exchange at the end of that year, ठीक है, यानी कि लिस्टेड कंपनी। अच्छा, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रिमेन लिस्टेड एट द एंड ऑफ दैट ईयर। मिसाल के तौर पर अगर कोई कंपनी लिस्टेड है और आपके पास उसके शेयर्स हैं और आपने मिसाल के तौर पर 15 मार्च को उसके शेयर सेल किए हैं, उस वक्त वो लिस्टेड थी, तो आप पर तो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स के डिस्पोजल के ही प्रिंसिपल्स लगेंगे। भले वो 30 जून से पहले डीलिस्ट हो गई, आपसे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम उसे लिस्टेड कंपनी ईयर एंड पर नहीं कह रहे होंगे क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है ईयर एंड पर, लेकिन जब आपने शेयर सेल किए तब वो लिस्टेड थी। इसलिए ये ताल्लुक नहीं है कि सर अगर ईयर एंड पर लिस्टेड नहीं है तो हमने तो साल के बीच में सेल किए थे तब तो वो लिस्टेड थे, तो क्या करें, अब उसको हम अनलिस्टेड तस्वुर कर लें। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो लिस्टेड कंपनी के जब आपने डिस्पोज किए, वो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स ही ट्रीट किए जाएंगे, ठीक होगी बात। या जब अक्वायर किए उस वक्त वो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स थे, अब ईयर एंड के ऊपर वो नहीं रही लिस्टेड कंपनी, ठीक है। या आपने 15 मार्च को लिस्टेड कंपनी के शेयर्स अक्वायर किए, 30 जून को वो लिस्टेड नहीं रही, डीलिस्ट हो गई। नाउ व्हेन यू विल सेल इट सब्सिक्वेंटली, तो फिर अब वो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स नहीं कहलाएंगे। तो एक तो ये चीज पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन का पार्ट है, ठीक होगी बात। इसके अलावा भी देखो और चीजें हैं। अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पर हम ज्यादा बातें करेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग कैपिटल गेन्स। वजह उसकी ये है कि कैपिटल गेन अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स का हो उसका ट्रीटमेंट अलग है, कैपिटल गेन अगर पब्लिक कंपनी के शेयर्स का हो उसका ट्रीटमेंट अलग है। एंड दिस बाइफर्केशन, दिस डिस्टिंक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग कि आपके ऊपर कैपिटल गेन की कौन सी कैटेगरी अप्लाई हो रही है। तो इसलिए इसकी ज़्यादा डिस्कशन हम वहाँ करेंगे। अभी इसकी सिर्फ सरसरी डिस्कशन, मुख्तसर डिस्कशन, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कैपिटल गेन में जाएंगे हम। A company in which not less than 50% of the shares are held by federal government or provincial government। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंपनी ए है और इसके not less than 50%, यानी कि इसके 50% और more shares फेडरल गवर्नमेंट ओन कर ले और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ओन कर ले, तो इसका मतलब कि सर अब ये पब्लिक कंपनी बन गई। अब
इसके शेयर्स का डिस्पोजल पब्लिक कंपनी वाली कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई। A company in which not less than 50% of the shares are held by a foreign government or a foreign company owned by a foreign government। अच्छा, इस डेफिनेशन के लिए चूंकि देखो ये 2 सबसेक्शन 47 में है ना, लेट्स रेफर इट डायरेक्टली फ्रॉम द लॉ एज वेल। ठीक है, a company in which not less than 50% of the shares are held by federal government or provincial government। A company in which not less than 50% of the shares are held by foreign government or a foreign company owned by foreign government। अच्छा देखो, समझना बात को, मतलब क्या इसका? इसका मतलब कि सर अगर किसी कंपनी के 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स फेडरल गवर्नमेंट ओन कर ले तो क्या वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी? मैंने कहा जी बन जाएगी। 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जॉइंटली ओन कर ले तब भी क्या वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी? लॉजिकली यस, बन जाएगी। ठीक है, यानी कि 30% फेडरल गवर्नमेंट के पास है और 25 पीजी के पास है तो क्या पब्लिक बन जाएगी? बन जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज, अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट और अ फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। अच्छा, एक और क्राइटेरिया भी है कि अगर ये है फॉरेन कंपनी, ठीक है, सॉरी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, पाकिस्तान की कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और ये एक फॉरेन कंपनी वेलसॉफ्ट यूके लिमिटेड। सबसे पहले वेलसॉफ्ट को हटा दो, या इस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है मिसाल के तौर पर पाक कतर तकाफुल, पाक कतर तकाफुल प्राइवेट लिमिटेड। हमने इसको नाम से ही देख लिया कि सर ये प्राइवेट लिमिटेड है। अच्छा, नाम से देख लिया प्राइवेट लिमिटेड है, मतलब लिस्टेड तो नहीं है, नहीं लिस्टेड नहीं। इसका मतलब लिस्टेड वाले एंगल से ये पब्लिक कंपनी नहीं बन सकती। और कोई तरीका है? हमने कहा देखते हैं सर। पाक कतर तकाफुल प्राइवेट लिमिटेड है जी, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड है। इसके कतर गवर्नमेंट के पास 51% शेयर्स हैं, क्या अभी पब्लिक कंपनी बन जाएगी? तो हमने कहा पहला पॉइंट ये था 50% या उससे ज्यादा फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो, दूसरा पॉइंट 50% या उससे ज्यादा फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, हमने कहा बन जाएगी। ठीक है, फिर ये भी पब्लिक कंपनी बन गई, यानी कि ये एक स्पेशल क्राइटेरिया है जिसकी वजह से पब्लिक कंपनी बन गई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट सर, अगर ये पाक कतर तकाफुल, नाम भी चेंज कर दो ना इसको। अब सर ये है मिसाल के तौर पर जेनरिक नाम ही रखते हैं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से नाम से ही पता, लेकिन ये एक कंपनी है वेलसॉफ्ट यूके लिमिटेड। अगर इसने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के 51% शेयर्स होल्ड किए हुए तो क्या पब्लिक कंपनी बन जाएगी?
हमने कहा नहीं बनेगी सर। लेकिन अगर ये वेलसॉफ्ट यूके लिमिटेड 100% ओन्ड बाय यूके गवर्नमेंट हो तो क्या अब ये पब्लिक कंपनी बन जाएगी? हमने कहा जी सर अब बन जाएगी, क्योंकि आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। अगर फॉरेन गवर्नमेंट की डायरेक्ट होल्डिंग है 50% या उससे ज्यादा शेयर्स की तो बहुत अच्छी बात है, बन गई पब्लिक कंपनी। और फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। अच्छा, लेकिन अगर उसकी होल्डिंग किसी फॉरेन कंपनी के पास है, कितनी 50% या उससे ज्यादा, और वो फॉरेन कंपनी होली ओन्ड है, होली ओन्ड, ओन्ड मतलब होली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, तो हमने कहा अब ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक कंपनी बन जाएगी। ठीक है, वही बात, लेकिन ये होली ओन्ड होनी चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? और कोई पूछ सकता है सर क्या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके पास 32% शेयर्स हो और यूके गवर्नमेंट के पास 25% शेयर्स हो, तो क्या अब ये पब्लिक कंपनी बन गई? टेक्निकली स्पीकिंग बन गई, क्योंकि देखो एक ही पॉइंट के अंदर दो चीजें आ रही हैं और लिखा हुआ है, और वैसे भी देखा जाए टेक्निकली तो ये 50% से ज्यादा ओनरशिप चली गई ना गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट के पास। 32% इस कंपनी के थ्रू आ गई, इस कंपनी को भी तो 100% यूके गवर्नमेंट ही ओन करती है, और 25% अलग से भी आ गई। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वैसे देखा जाए तो वोटिंग राइट 50% से ज्यादा तो गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट के पास आ गए इस कंपनी के। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर ये यूके गवर्नमेंट नहीं होगी, ये कोई दूसरी गवर्नमेंट होगी, ये कोई कतर गवर्नमेंट होगी, हमने कहा नहीं सर फिर ये गवर्नमेंट ही चेंज हो गई, कंट्री चेंज हो गई। ठीक है, वही बात, फिर नहीं होगा ये, फिर नहीं होगा। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि सर अगर ये कंपनी है, इसके ऊपर हम बाद में बातें डिटेल में करेंगे, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड तो लिस्टेड तो नहीं है। अच्छा, अगर कोई कंपनी हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो वो पाकिस्तान के लिए प्राइवेट कंपनी ही रहेगी, क्योंकि वो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। अच्छा, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की अगर मिसाल के तौर पर 30% ओनरशिप एफजी के पास हो और 30% यूके गवर्नमेंट के पास हो, क्या ये पब्लिक कंपनी बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि सर वो पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है। यानी कि सेम पॉइंट से मुराद क्या? इस पॉइंट की बदौलत अगर 50% है तो ठीक है, इस पूरे पॉइंट की बदौलत अगर 50% है तो ठीक है, नहीं 25 इधर से आ रहे हैं 25 इधर से आ रहे हैं फिर ठीक नहीं है, फिर पब्लिक नहीं बनेगी वो। ठीक है, वही बात। खैर, मैंने बताया कि अभी सरसरी डिस्कशन हुआ है, इस पर डिटेल डिस्कशन बाद में आएगा व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग कैपिटल गेन्स। पॉइंट नंबर 4 देखो, अ यूनिट ट्रस्ट whose units are widely available to the public and any other trust as defined in the Trust Act 1882। ठीक है भाई, तो अगर कोई यूनिट ट्रस्ट है, यूनिट ट्रस्ट हम देखेंगे तो यहाँ बेसिकली बात हो रही है म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स यूनिट ट्रस्ट, उसकी यूनिट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होते हैं, और वो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स अगर वाइडली अवेलेबल हैं पब्लिक को तो वो भी फिर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएगा, और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स का डिस्पोजल भी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में ही ट्रीट होंगे, और उसके रेट्स भी गिवन हैं ऑर्डिनेंस में सेपरेटली। ठीक है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन हमें समझ आ चुकी बेटा। फर्म किसे कहते हैं? फर्म मीन्स द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अच्छा, ये भी डेफिनेशन जाहिर सी बात है सिर्फ एक आसानी के लिए, बस आपके लिए रेफरेंस के लिए, हमने डिस्कशन के लिए बेसिक हैंडआउट के अंदर गिवन है। एडवांस लेवल पर, टेक्निकल लेवल पर इन चीज़ों का, इन डेफिनेशंस का वैसे ही कोई काम नहीं है आपका, बट येस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है कि ये रेफर होंगी कहीं। तो फर्म हमें पता है आमतौर पर हम कह रहे होते हैं पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एंटिटी को पार्टनरशिप फर्म भी कह रहे होते हैं हम। तो फर्म मीन्स रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, तो एक से ज़्यादा पर्सन्स के दरमियान रिलेशनशिप है जिन्होंने प्रॉफिट शेयर करना है, बिजनेस कैरी ऑन करना है। और हमें पता है कि पार्टनरशिप में जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है। अगर कोई पार्टनर कोई एक्ट कर रहा है वो सारे पार्टनर्स के बिहाफ पर एक्ट कर रहा है। सो दिस इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस। ओके, मूविंग ऑन। ट्रस्ट
अच्छा, ट्रस्ट और यूनिट ट्रस्ट है क्या? ट्रस्ट है क्या? देखो, ट्रस्ट एक्ट के तहत जो एंटिटीज फॉर्म हो रही होती हैं वो ट्रस्ट कहलाती हैं। सबसे पहली, सबसे आसान बात, एक ट्रस्ट एक्ट है, एक लॉ है, और उस लॉ के तहत जो एंटिटीज आपकी वजूद में आ रही होती हैं वो ट्रस्ट कहलाती हैं। अच्छा, अब ट्रस्ट की बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर प्रोविडेंट फंड इज आल्सो ट्रस्ट, इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर ट्रस्ट एक्ट। ग्रेचुइटी फंड इज आल्सो ट्रस्ट, इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर ट्रस्ट एक्ट। ठीक है, और उसमें ये ट्रस्ट वाले एलिमेंट्स भी मिलेंगे आपको, और उसी की एग्जांपल मैं लूंगा क्योंकि हमारे सामने उनकी एग्जांपल्स होती है, हम ऑडिट कर रहे होते हैं प्रोविडेंट फंड वगैरह का, उसी की एग्जांपल लूंगा। इसको पहले पढ़ते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ट्रस्ट मींस एन ऑब्लिगेशन एनेक्स्ड टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड arising out of confidence reposed in and accepted by the owner or declared and accepted by the owner for the benefit of another or of another and the owner and includes a unit trust। सुनने को बात थोड़ी मुश्किल लगी, लेकिन इतनी है नहीं मुश्किल बात। देखो हो क्या रहा होता है ट्रस्ट के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर प्रोविडेंट फंड की एग्जांपल ले लूँ आपके सामने, ठीक है, मैं अगर ले लूँ एग्जांपल प्रोविडेंट फंड की, तो प्रोविडेंट फंड में क्या हो रहा होगा? मेरे ख्याल से ये प्रोविडेंट फंड है, ट्रस्ट। इसकी देखभाल करने के लिए ट्रस्टी, बेनिफिशियरी जो आमतौर पर एम्प्लॉय हुआ करता है, और एक होता है इसका ओनर जो कि आमतौर पर कंपनी हुआ करती है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। Obligation annexed to the ownership of the property. Now, what is the property? Whatever the property is, whatever the assets are, वो assets इसी ट्रस्ट के अंदर है, ऐसा है नहीं है। अब वो रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स भी हो सकते हैं एम्प्लॉइज के, हम देखेंगे आगे। वो कोई ग्रेचुइटी, मिलने वाली ग्रेचुइटी हो सकती है जिससे रिलेटेड अमाउंट्स इस ट्रस्ट के अंदर जमा हो रहे हैं। अगर वो कंडीशंस मीट होगी, एम्प्लॉय कंडीशंस मीट करेगा, जाएगा, उसको ग्रेचुइटी मिलेगी। तो ट्रस्ट के अंदर एसेट्स हैं, ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी है, माल है इसके अंदर। अच्छा, ऑब्लिगेशन, अच्छा ये ऑब्लिगेशन भी है, जाहिर सी बात है कि ये ऑब्लिगेशन, इस ट्रस्ट से किसी न किसी को हमें बेनिफिट देना है, इस ट्रस्ट के पैसे हमने किसी न किसी को देने हैं, सो इट हैज सम ऑब्लिगेशन, इट हैज सम ड्यूटीज टू बी कैरिड आउट। ठीक है, और उन ड्यूटीज को ही कौन देखभाल कर रहे हैं, उसी को फुलफिल करने के लिए कौन है? हमने कहा ट्रस्टीज हैं, हमने ट्रस्टीज अपॉइंट किए हुए। ऑफ प्रॉपर्टी एंड अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर। ठीक है, और ये ट्रस्ट बेसिकली क्या शो कर रहा है कि ठीक है, ओनर, अगर कंपनी ओनर है तो ओनर ने एक्सेप्ट किया है कि ठीक है एक ट्रस्ट बन जाए, ट्रस्टी उसकी देखभाल कर रहे हैं, एंड व्हाटएवर द बेनिफिट्स टू हूएवर दिस बेनिफिट्स शुड कॉन्फर, ये जाने चाहिए, वो फिर इसकी देखभाल करें और उस तक पहुंचाएं। ठीक है, and arising out of the confidence reposed and accepted by the owner or declared and accepted by the owner for the benefit of the another। अच्छा, अब ये एक्सेप्ट किया है, ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट किया कि ठीक है इसमें जो पैसे हैं हमने पहुंचाने हैं, जब कंडीशंस वो फुलफिल हो जाएंगी, मीट हो जाएंगी। अच्छा, ये ओनर के बेनिफिट के लिए भी हो सकते हैं और ये किसी और के बेनिफिट के लिए भी हो सकते हैं, यानी इसके कोई और बेनिफिशियरी भी हो सकते हैं, जैसे हम आमतौर पर देखते हैं कि एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए ये फंड हुआ करते हैं। तो अब जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन इस फंड में जा रहा होगा, कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो अब इससे बेनिफिट किसको मिल रहा होगा? बेनिफिशियरीज को मिल रहा होगा। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द यूनिट ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे आप, तो बेसिकली म्यूचुअल फंड में यूनिट होल्डर्स अपना ही पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं और फिर उसका बेनिफिट भी अल्टीमेटली किसको मिलेगा? बेनिफिशियरी भी अल्टीमेटली यूनिट होल्डर्स ही होंगे, उन्हीं का पैसा है एंड दे आर द बेनिफिशियरी। ऐसा भी हो सकता है। ठीक होगी बात? फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर और ऑफ अनदर एंड द ओनर
एंड इंक्लूड्स अ यूनिट ट्रस्ट, और यूनिट ट्रस्ट भी इसमें शामिल है, जैसे मैंने म्यूचुअल फंड बताया वो भी, और यूनिट ट्रस्ट की एग्जांपल भी है कि ऐसा ट्रस्ट जो यूनिट्स में डिवाइडेड हो। तो म्यूचुअल फंड में हर यूनिट होल्डर पैसा कंट्रीब्यूट करता है फॉर एनी पर्पस, ठीक है। अगर रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड है तो वो पैसे रियल एस्टेट में यूटिलाइज होंगे या इन्वेस्ट होंगे, लेकिन वो जो भी पैसे यूनिट होल्डर्स फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे दे विल बी गेटिंग यूनिट्स फॉर दैट। जैसे कंपनी में शेयर्स होते हैं, मुदारबा में सर्टिफिकेट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड में यूनिट्स होते हैं, सही है। So unit trust means any trust under which the beneficial interests are divided into units such that the entitlements of the beneficiaries to income or capital are determined by the number of units held। हमें पता है फिर entitlement किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ यूनिट्स पर। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हम उसको इनकम हम डिविडेंड भी देंगे, और वो यूनिट भी मोटा होता जाएगा, फूलता जाएगा जैसे जैसे इनकम अक्रू होगी। एंड यूनिट होल्डर्स कैन गेट द बेनिफिट बाय डिस्पोजिंग दैट यूनिट, दे कैन अर्न द कैपिटल गेन्स, ठीक है। स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं? स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं? अच्छा भाई, स्मॉल कंपनी भी कंपनी है, जाहिर सी बात है सर, नाम से जाहिर है कि ये भी कंपनी है, थोड़ी छोटी होगी लेकिन होगी कंपनी। अच्छा, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और बिफोर 1 जुलाई 2005 अंडर द कंपनी एक्ट विच। अच्छा, तो ये वही कंपनी है जो कंपनीज एक्ट के तहत एस्टेब्लिश हुई है, यानी कि कंपनीज एक्ट के तहत एस्टेब्लिश हुई। इसका मतलब कि कंपनी एक्ट के हिसाब से हर कंपनी जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी है, इट कैन बी ए स्मॉल कंपनी, यस। Which is the paid up capital plus undistributed reserves not exceeding 50 million. Now, we being accountants, these terminologies are not new for us, are not technical for us, ठीक है। पेड अप कैपिटल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स जो भी बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं वो 50 मिलियन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। हैज एम्प्लॉइज नॉट एक्सीडिंग 250 एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, 250 से ज्यादा एम्प्लॉइज पूरे साल में किसी टाइम पर नहीं होने चाहिए। एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 250 मिलियन, एनुअल टर्नओवर 250 मिलियन से ज्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए, अप टू 250 मिलियन हो, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। इज नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। और ऐसा भी ना हो कि आप स्मॉल कंपनी का बेनिफिट लेने के लिए, थी तो बड़ी कंपनी लेकिन उसने कहा कि स्मॉल कंपनी का बेनिफिट है, रेट कम लगेगा, तो यार एक काम करो, हम अपनी कंपनी को ना 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देते हैं, स्मॉल कंपनी 1, स्मॉल कंपनी 2। ऐसा भी नहीं होगा। जो कंपनी पहले से एग्जिस्टेंस में है उसको टुकड़ों में तोड़कर तुम स्मॉल बनाने की कोशिश ना करना, ये 2 नंबरी ना करना, ठीक है। is not formed by splitting up or reconstitution of company already in existence and is not a small and medium enterprise as defined in clause 59A। और वो small and medium enterprise की definition भी fulfill ना करी हो, क्योंकि अगर वो small and medium enterprise की definition fulfill करी होगी तो फिर आप small and medium enterprises में ले जाओगे उसको, ठीक है। बाहर तो उसका रेट और फेवरेबल है। खैर, तो हम ये देखते हैं कि स्मॉल कंपनी का रेट है क्या। अच्छा, ये भी देख लेते हैं, चल आ जाए। तो हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी यूटिलाइज करते जाएंगे, जैसे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो कि कैसे हमने इस ऑर्डिनेंस को यूज करना है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का पहला जो शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल हैंड आउट के अंदर गिवन था कि फर्स्ट शेड्यूल में रेट्स गिवन है। तो फर्स्ट शेड्यूल इज द शेड्यूल ऑफ रेट्स। तो अगर हमें किसी भी चीज के रेट्स पता करने तो वो फर्स्ट शेड्यूल में मिलेंगे, और आप ये देख भी सकते हैं या रेट्स, द फर्स्ट शेड्यूल। अब फर्स्ट शेड्यूल में वही पार्ट्स एंड डिविजन्स हैं, ठीक है, सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। पार्ट 1 के डिवीजन 2 में ही देख लो, रेट ऑफ टैक्स फॉर कंपनीज आ गई, ठीक है। अभी रेट ऑफ टैक्सेस है फॉर कंपनीज। अच्छा, और आप देख भी सकते हैं क्या है, सारी कंपनियों का रेट 29% है, बैंक्स का 39% है, और स्मॉल कंपनी का 20% है। सो इट मींस इफ अ कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी द रेट इज 20% फॉर टैक्स ईयर 2023, सही। बैंक के लिए 39 है। अच्छा, सुपर टैक्स इसके अलावा लगेगा। सुपर टैक्स क्या होता है मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन हाई इनकम अर्निंग पर्सन पर एक और भी टैक्स लगेगा, सुपर टैक्स, वो इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं स्मॉल कंपनी की बात करूं, द टैक्स रेट इज 20%। तो जो सवाल आया पिछली अटेम्प्ट के अंदर, जो पहला क्वेश्चन था मेरे ख्याल में 20 22 मार्क्स का सवाल था, उसमें
आपने आइडेंटिफाई करना था कि विच शुड बी द बेस्ट मोड फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस फ्रॉम टैक्स पर्सपेक्टिव। इसका मतलब कि सर वो देखो बिजनेस तो हर मोड में हो ही सकता है, तो फ्रॉम टैक्स पर्सपेक्टिव आप क्या रेकमेंड करोगे कि क्या इस्टेब्लिश करनी चाहिए? एओपी इस्टेब्लिश करनी चाहिए, कंपनी इस्टेब्लिश करनी चाहिए, या स्मॉल कंपनी होनी चाहिए? नॉर्मल एओपी हो, नॉर्मल कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, या एसएमई कंपनी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में उसको कैटेगराइज करवा लेना चाहिए? एसएमई के अंदर भी 2 ऑप्शन थे, एनटीआर और एफटीआर वाला। तो ये सारे ऑप्शंस इवैल्यूएट करने थे, एंड देन यू हैव टू रेकमेंड व्हिच शुड बी द बेस्ट alternative for the company. Getting this? अच्छा, अब मिसाल के तौर पर कंपनी का रेट चेंज होना है, ठीक है, रेट चेंज होना है। अच्छा, एक जो मसला आता है टैक्सेशन में और टैक्सेशन के लेक्चर्स में, वो ये आता है कि विद एवरी फाइनेंस एक्ट द रेट्स चेंज हो जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी ऐड हो जाते हैं, ऐड लेस हो जाते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, बट दोज एडिशंस एंड डिलीशंस आर माइनर एडिशंस एंड डिलीशंस। अक्सर औकात क्या चीज़ होती है कि रेट चेंज हो गए, परसेंटेजेस चेंज हो गई, स्लैब्स चेंज हो गए, कुछ इक्का दुक्का नई चीज़ आ गई, एक चीज़ चली गई, जैसे लास्ट फाइनेंस एक्ट के अंदर सुपर टैक्स आ गया, डीम्ड रेंटल इनकम का कॉन्सेप्ट आ गया, कैपिटल गेन में चेंजेस आ गए। वो चेंजेस होती हैं, वी कैन से दैट दीज चेंजेस आर 5%, 10% बोल दो, बहुत तो बहुत। लेकिन होता क्या है टैक्स की दुनिया में, उन 10% की चेंजेस से अगर मैं लेक्चर्स की बात करूँ, हमारे कंटेंट की बात करूँ, सो उस सारे लेक्चर्स पर इम्पैक्ट पड़ जाता है, सारे सोल्यूशंस बेकार हो गए, उनके रेट्स चेंज हो गए, परसेंटेजेस चेंज हो गए, सोल्यूशन के नंबर्स चेंज हो गए, कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया, जैसे कैपिटल गेन के सारे सवाल चेंज हो गए, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ गए। तो जो रेट्स आमतौर पर चेंज होते हैं, अब मिसाल के तौर पर कंपनी का रेट चेंज होना है, तो कंपनी का रेट फर्स्ट शेड्यूल में जाओगे तो पता लग जाएगा क्या रेट चल रहा है। आर यू गेटिंग दिस? यानी कि इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच इज वेरी ट्रिवियल एंड वी आर गोइंग ऑन टू द फर्स्ट शेड्यूल और उसमें हम जाके देख रहे हैं, तो कोई चीज़ चेंज भी होती है, सो you can always go to that schedule, everything remains constant, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, वही चीज़ सारी डिस्कशन है, but only the rate, for the rate you have to refer the relevant schedule और उसके अंदर रेट लिखा हुआ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक होगी बात? तो बेटा ये हमने ख़त्म कर ली अपनी डेफिनेशंस, और उसके बाद अब हमारे पास होगा रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारी डिस्कशन हो जाए टैक्स रिजीम्स की। इसकी डिस्कशन हो जाए हमारे पास, टैक्स रिजीम्स की डिस्कशन हो जाए हमारे पास। ठीक है बेटा, टैक्स रिजीम्स की हमारे पास डिस्कशन हो जाए, और फिर उस टैक्स रिजीम्स के बाद हम लोग अपना रेजिडेंशियल स्टेटस वाला डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, सो व्हाट आई एम डूइंग, I am limiting this video here. I am ending this video here, ताकि अब इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो टैक्स रिजीम्स का कॉन्सेप्ट होगा। पर्सन का कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म हुआ और पर्सन से रिलेटेड चीज़ें हमने पढ़ ली। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग टैक्स रिजीम्स। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में विल बी डिस्कसिंग टैक्स रिजीम्स। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। टेक केयर अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।